उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ज़रूर कोई गड़बड़ हो गई है। मैंने तो उन्हें कॉल नहीं किया। मेरा ट्रांसमीटर मंगवाएं, मैं उनसे बात करता हूँ। जॉन मैकेनिज़ो ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। आपने कॉल नहीं की तो फिर? सफ़ीर की आंखें हैरत से चौड़ी होती चली गई। साथ बैठा हुआ जॉर्ज आर्नल्ड भी हैरान नजर आ रहा था। आप ट्रांसमीटर मंगवाएं प्लीज़, जल्दी। जॉन मैकेनिज़ो ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ट्रांसमीटर की क्या ज़रूरत है, आप फ़ोन पर उनसे बात कर सकते हैं। सफ़ीर ने सामने पड़े हुए सुर्ख रंग के फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, टेलीफोन लाइन कैच भी हो सकती है। जॉन मैकेनिज़ो ने सर हिलाते हुए कहा। जी नहीं, ये हॉटलाइन है, इसे कैच नहीं किया जा सकता। आप इत्मीनान से फ़ोन कर सकते हैं, सफ़ीर ने कहा। और जॉन मैकेनिज़ो ने हॉटलाइन का सुनते ही सुर्ख रंग के फ़ोन को झपट कर उठाया और अपने सामने रखकर उसका रिसीवर उठा लिया। कोड क्या है? वेस्टर्न कॉर्मन का, जॉन मैकेनिज़ो ने पूछा। हॉटलाइन पर कोड की ज़रूरत नहीं, आप रेड फॉक्स के नंबर डायल करें, ये सिलसिला मिल जाएगा। सफ़ीर ने जवाब दिया और जॉन मैकेनिज़ो ने सर हिलाते हुए तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, रेड फॉक्स। चंद लम्हों बाद ही दूसरी तरफ से रेड फॉक्स की मखसूस आवाज़ सुनाई थी। सर, मैं वाइल्ड बोल रहा हूँ, जॉन मैकेनिज़ो ने फर्माबरदार लहजे में कहा। हाँ, क्या रिपोर्ट है? मर्द सरदावर के मुतल्लिक कुछ पता चला कि वो नकली है या असली? दूसरी तरफ से रेड फॉक्स ने इश्तियाक आमेज लहजे में कहा। जनाब, आपको किसने कहा है कि वो नकली हैं या मशकूक हैं? जॉन मैकेनिज़ो ने सख्त लहजे में कहा। किसने कहा है? क्या मतलब? थोड़ी देर पहले तुमने तो टेलीफोन करके खुद कहा है, अब पूछ रहे हो किसने कहा है? रेड फॉक्स ने गुस्सेले लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैंने तो आपको टेलीफोन पर कॉल नहीं किया जनाब, ट्रांसमीटर पर बात हुई थी सरदावर को जजीरे पर ले जाने से पहले। अलबत्ता अब सफारत खाने से आपको हॉटलाइन पर फ़ोन कर रहा हूँ, जॉन मैकेनिज़ो ने उलझे हुए लहजे में कहा। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी आवाज़ और लहजा पहचानता हूँ मैं। और फ़ोन पर मैंने तुमसे पूछा, तुमने जवाब दिया था कि ट्रांसमीटर ख़राब हो गया है, और ख़ुद ही बताया था चूँकि मैंने एक कार में सरदावर के हुलिये जैसा शख्स गुजरते देखा है, इसलिए सरदावर मशकूक हो गए हैं और तुम इस बात के लिए इमरान को टटोलोगे। रेड फॉक्स ने इंतहाई सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओ सर, ये ज़रूर खौफनाक चक्कर है। मैं तो जजीरे से सरदावर को हेलीकॉप्टर पर सवार करके सिफारत खाने में ले आया हूँ। आपने इमरान का नाम लिया है तो यकीनन इमरान होगा, जॉन मैकेनिज़ो ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर अब शदीद तरीन उलझन के तासुरात नुमाया थे। ओह, अगर ऐसा है तो फिर तो वाकई मिशन सख्त खतरे में है। मैंने तो इससे सफारत खाने और हेलीकॉप्टर का भी जिक्र कर दिया और सरदावर का भी जिक्र किया। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह इल्म हो गया कि सरदावर और सफारत खाने में लाए गए हैं और फौरन वहां छापा मारेगा। रेड फॉक्स के लहजे में इस वक्त शदीद घबराहट थी। सर, आप घबराए नहीं, हमारे सफ़ीर साहब ने पहले समझदारी से काम लिया है। उन्होंने सरदावर को सिफारत खाने में नहीं रखा बल्कि खुफिया जगह रखा है, जिसका सिफारत खाने से ताल्लुक साबित नहीं हो सकता। बहरहाल वो असल सरदावर हैं, जॉन मैकेनिज़ो ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ओह, फिर तो ठीक है, वरना अगर सरदावर सिफारत खाने से बरामद हो जाते तो इंतहाई पेचीदगियां बैनुल अक़वामी सतह पर पैदा हो जाती। लेकिन अब उनके बाहर निकालने के लिए कोई नया प्रोग्राम सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब इमरान कम अज़ कम सिफारत खाने से मशकूक हो गया है। अब वो मुलाजिम की मौत का सुनकर ताबूत चेक कराने से भी बाज नहीं आएगा। रेड फॉक्स ने कदरे संभलते हुए लहजे में जवाब दिया। हाँ, आपकी ये बात तो दुरुस्त है, वैसे तरकीब लाजवाब थी। अब सरदावर का इस मुल्क से बाहर निकालना मसला बन जाएगा, जॉन मैकेनिज़ो ने कहा। ठहरो, मुझे सोचने दो। दूसरी तरफ से रेड फॉक्स की आवाज़ सुनाई थी और रिसीवर पर खामोशी तारी हो गई। जॉन मैकेनिज़ो के साथ साथ जॉर्ज आर्नल्ड और सफ़ीर भी खामोश बैठे थे। तकरीबन 5 मिनट तक मुकम्मल खामोशी तारी रही। फिर रेड फॉक्स की आवाज़ सुनाई थी। वाइल्ड, क्या तुम लाइन पर हो? रेड फॉक्स की आवाज़ में इस बार इत्मीनान भरा था। यस सर, जॉन मैकेनिज़ो ने मौतबाना लहजे में कहा। सुनो, मैंने नया प्रोग्राम सोच लिया है। अब सरदावर को एक और तरीके से निकाला जाएगा। पाकिस्तान के साथ एक मुल्क है आरान। सरदावर को हेलीकॉप्टर के जरिए इस मुल्क की सरहद पर पहुंचाया जाएगा, जहां से इस मुल्क का सिफारत खाना उसे ले लेगा। फिर वहां से आसानी से उसे वेस्टर्न कॉर्मन पहुंचा दिया जाएगा। रेड फॉक्स ने कहा। लेकिन सर, हेलीकॉप्टर की सरहद की तरफ परवाज, फिर उसका वहां उतरना, यहाँ के रडार चेक कर लेंगे, जॉन मैकेनिज़ो ने कहा। नहीं, अगर एहतियात की जाए तो इनके होशियार होने से पहले ही काम हो सकता है, रेड फॉक्स ने जवाब देते हुए कहा।
मगर सर, हेलीकॉप्टर तो सिफारत खाने में मौजूद है। जैसे ही हेलीकॉप्टर यहाँ से परवाज करेगा वो लोग होशियार हो जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें पहले ही बता चुके हैं कि सरदावर को ले जाने के लिए हमारे सफीर साहब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ है। जॉन मैकेनिज़ो ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन रेड फॉक्स ने बात करते करते यूँ खामोश हो गया जैसे कुछ सोचने लग गया। सफीर साहब कहाँ हैं? क्या वो तुम्हारे पास हैं? चंद लम्हों बाद रेड फॉक्स ने पूछा। जी हाँ, मेरे पास ही तशरीफ रखते हैं, जॉन मैकेनिज़ो ने जवाब देते हुए कहा। उन्हें रिसीवर दो, रेड फॉक्स ने कहा, और जॉन मैकेनिज़ो ने सर हिलाते हुए रिसीवर सफ़ीर साहब की तरफ बढ़ा दिया। यस, सफ़ीर साहब ने रिसीवर लेते ही इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। आप किराए के हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर सकते हैं, लेकिन इंतहाई खुफिया तरीके पर। रेड फॉक्स ने पूछा। यहाँ इस मुल्क में ऐसी कोई सर्विस नहीं जो किराए पर हेलीकॉप्टर देती हो, सफ़ीर ने जवाब देते हुए कहा। ओह, फिर तो सिफारत खाने का ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर रेड फॉक्स ने परेशान होकर कहा, आप चाहते क्या हैं मुझे बताएं, शायद मैं कोई बेहतर हल तलाश कर सकूं। सफ़ीर ने संजीदा लहजे में कहा। मैं चाहता हूं कि फौरी तौर पर सरदावर को आरान और पाकिशिया की मुश्तरका सरहद पर पहुंचा दिया जाए, लेकिन ये जरिया इंतहाई तेज़ रफ्तार और महफूज हो। रेड फॉक्स ने कहा। ऐसी सूरत में कार इस्तेमाल की जा सकती है, सफ़ीर ने जवाब दिया। नहीं, सिफारत खाने की कार फ़ौरन चेक कर ली जाएगी और किराए की टैक्सी से काम चल नहीं सकता। दूसरी बात यह कि जनरल चेकिंग में भी कार फंस सकती है। रेड फॉक्स ने कहा। जनाब, आप बेफिक्र रहें, जिस कोठी में सरदावर मौजूद हैं वो एक ऐसे आदमी की है जो इंतहाई बाएतमाद है और वेस्टर्न कॉर्बन का ख़ास आदमी है। इसकी यहाँ की सियासी, समाजी और आला तबकों में इंतहाई एहतराम और इज़्ज़त है। दूसरे लफ्ज़ों में वो VIP है। अगर आप हुक्म करें तो वो अपनी कार में सरदावर को सरहद तक पहुँचा सकता है। इसकी कार चेक नहीं होगी, सफ़ीर ने जवाब दिया। ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। कार सरहद तक कितनी देर में पहुंच जाएगी? रेड फॉक्स ने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों में जनाब, सफ़ीर ने जवाब दिया। ओके, अब सरदावर को सरहदी चौकी पर पहुंचा दें, वहां से उसे ले लिया जाएगा, मैं वहां का इंतज़ाम कर दूंगा, रेड फॉक्स ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। कोई कोड वगैरह तय कर लें जनाब, ऐसा ना हो कि सरदावर गलत हाथों में पहुंच जाए, सफ़ीर ने कहा। अब जॉन मैकेनिज़ो साहब को भी कार में भिजवा दें, उसकी मौजूदगी में कोड की ज़रूरत नहीं, इसका असिस्टेंट वहीं मौजूद होगा, रेड फॉक्स ने जवाब दिया। ओके सर, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ, सफ़ीर ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। रिसीवर वाइल्ड को दें, रेड फॉक्स ने कहा, और सफ़ीर साहब ने रिसीवर जॉन मैकेनिज़ो की तरफ बढ़ा दिया और ख़ुद उठकर उसी दरवाजे की तरफ गया जिधर से वो आए थे। यस सर, रिसीवर लेते ही जॉन मैकेनिज़ो ने कहा। जॉन, तुम कार में साथ आना, इंतहाई होशियारी की ज़रूरत है। सरहदी चौकी पर पहुंचने की बजाय इस शुमाल मगरिब की तरफ चले जाना। तकरीबन 30 मील दूर एक पुराना किला है, वहाँ तुम्हें होप मिलेगा। वहाँ मैं उसे खसूसी त्यारे पर आरान भेज रहा हूँ। वो आरान में हमारे सिफारत खाने की कार लेकर वहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ से खसूसी त्यारे के ज़रिए तुम सरदावर को लेकर यहाँ वेस्टर्न कॉर्नर पहुँच जाओगे, रेड फॉक्स ने हिदायत देते हुए कहा। बेहतर जनाब, जॉन मैकेनिज़ो ने कहा। जब कार वहाँ से रवाना हो तो सफ़ीर साहब से मुझे इतला देंगे ताकि मुझे सही अंदाज़ा हो सके, रेड फॉक्स ने कहा। बेहतर, मैं सफ़ीर साहब को कह देता हूँ, जॉन मैकेनिज़ो ने जवाब दिया। ओके, गुड बाय, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और जॉन मैकेनिज़ो ने एक तवील सांस लेते रिसीवर रख दिया। सफ़ीर साहब कहाँ गए हैं? जॉन मैकेनिज़ो ने रिसीवर रखकर जॉर्ज ऑनर से मुखातिब होकर पूछा, जो अब तक मुसलसल खामोश बैठा था। मेरे ख्याल में इंतज़ामात के लिए गए हैं, फजल हुसैन से उनका ही बराह रास्त ताल्लुक़ है, जॉर्ज ऑनर ने जवाब दिया। ठीक है, जॉन मैकेनिज़ो ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और कमरे में खामोशी तारी हो गई। अब मेरा फजल हुसैन की कोठी तक पहुँचना मसला है, ऐसा ना हो कि सिफारत खाने की निगरानी की जा रही हो। चंद लम्हों बाद जॉन मैकेनिज़ो ने चौंकते हुए कहा, उसे अचानक इस बात का ख्याल आ गया था। ओह, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल आप फिक्र ना करें, सफारत खाने से खुफिया सुरंग यहाँ से तीसरी कोठी में जाती है। आपको इस सुरंग के जरिए इस कोठी तक पहुँचा दिया जाएगा, फिर वहाँ से आपको कार के जरिए भिजवा दिया जाएगा। इस तरह निगरानी करने वालों को बिल्कुल शक ना हो सकेगा, ऑर्नर ने कहा। फिर ठीक है, जॉन मैकेनिज़ो ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। वो सोच रहा था कि एक आदमी को मुल्क से निकालने के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। वैसे वो दिल ही दिल में इमरान की बेपनाह जहानत का कायल हो गया था कि किस तरह उसने उसकी आवाज़ और लहजे की नकल करके ना सिर्फ सारी बात मालूम कर ली थी, बल्कि रेड फॉक्स जैसे शख्स को भी चक्कर दे दिया था।
इमरान ने कार वेस्टर्न कॉर्मन के सिफारत खाने से तकरीबन 1 ब्लॉक पहले रोक दी। फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। चंद लम्हे तो वो गौर से सिफारत खाने की इमारत और उसी के इर्द गिर्द के माहौल को चेक करता रहा। सिफारत खाने की एक अजीमुल शान कोठी में बनाया गया था। कोठियों की एक तवील कितार थी जिसके तकरीबन दरमियान में सिफारत खाने वाली कोठी थी। हर कोठी के दरमियान 100 गज का फासला था और दरमियानी प्लाट को सिर्फ बाग के लिए छोड़ा गया था। सिफारत खाने की दीवारें खासी ऊंची थी। गेट से बाहर 2 मुसल्लह अफराद बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। इमरान तेजी से आगे बढ़ता चला गया। वो थोड़ी ही दूर चला होगा कि अचानक सफदर ने उसे पुकारा। सफदर की आवाज़ उसे ऊपर सुनाई दी थी। उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो ऊपर एक गैलरी में उसे सफदर बैठा नजर आ गया। ये एक कैफे था, इसलिए इमरान अंदर दाखिल हुआ और फिर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर सफदर की तरफ बढ़ता चला गया। सफदर गैलरी में अकेला बैठा हुआ था। सामने रखी हुई मेज पर चाय की प्याली और अखबार पड़ा था। आइए इमरान साहब, अब तो आप मुस्तकिल मेकअप में रहने लगे हैं। क्या बात है, आपको अपनी शक्ल पसंद नहीं है? सफदर ने इमरान के करीब पहुंचते ही मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो बड़ी पसंद है, लेकिन आजकल की लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं। कहती हैं तुम शक्ल सूरत से अक्लमंद लगते हो, जबकि हम तो अहमक शक्लों वाले पसंद हैं। बतौर आइडियल वो तुम्हारा चेहरा हवाले के तौर पर पेश कर देती हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? इमरान ने साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बड़े संजीदा लहजे में कहा और सफदर भी इख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ा। तो आपका ख्याल है इस मेकअप में आप अहमक लगते हैं? सफदर ने हंसते हुए कहा। लगता क्या मतलब? मेरे भाई हो गया हूँ। अब देखो, अहमक ना होता तो मुझे इस मेकअप में इतनी आसानी से कैसे पहचान लेते? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ओह ये बात नहीं इमरान साहब, आपका ये मेकअप मेरे लिए नया नहीं, आपने बिला मुबालगा सैकड़ों बार किया होगा। सफदर ने कहा। ओह, तभी तो मैं आईना देखकर सोच रहा था कि आखिर मेरी उम्र सैकड़ों साल कैसे हो गई, और अगर हो गई है तो फिर इतनी मोमबत्तियाँ कहाँ से लाऊंगा कि सालगिरह मना सकूँ? इसके लिए तो पहले मुझे मोमबत्ती बनाने वाला कारखाना लगाना पड़ेगा। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और सफदर एक बार फिर हंस पड़ा। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि निगरानी से होने वाली तमाम कुव्वत इमरान की 2 ही बातों से ही ख़त्म हो गई। अच्छा, अब ये बताओ यहाँ कैसे बैठे हो? क्या सामने वाली कोठी में किसी का टाइम दे रखा है? इमरान ने बड़े रास्तेराना लहजे में पूछा। इसका अंदाज ऐसे था जैसे किसी खास राज को टटोल रहा हो। अच्छा, तो आप शायद टहलते टहलते इधर निकल आए हैं। सफदर ने तंजिया लहजे में जवाब दिया। मैं तो आजकल शहर का नक्शा बना रहा हूँ। मैंने सोचा कि चलो शहर का नक्शा बना डालूं, शायद कभी हज़ारों लाखों सालों बाद नक्शा दरियाफ्त हो जाए और इस ज़माने के आसार कदीमा वालों को ज़्यादा दिमाग सूजी ना करनी पड़ेगी। उन्हें पता लग जाएगा कि यहाँ एक शहर होता था और इसका ये नक्शा होता था, और फिर नीचे लिखा हुआ मेरा नाम भी पढ़ लेंगे। इस तरह मेरा नाम किताबों में लिखा जाएगा, और तुम्हें मालूम है कि जिसका नाम किताबों में लिखा जाए वो नाम कभी नहीं मिट सकता। इमरान ने जवाब में बाकायदा तकरीर कर डाली। ज़रूर बताएं, बस एक ख्याल रखें कि नक्शे में अपने फ्लैट का हदूद एराबिया ज़रूर दर्ज कर दीजिएगा, ताकि हज़ारों साल बाद के लोगों को मालूम हो जाए कि नक्शा नवीस बेचारा इतने तंग से फ्लैट में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर था। सफदर ने भी तरकी बतरकी जवाब देते हुए कहा। फिर इससे पहले कि इमरान को जवाब देता, वेटर टेलीफोन सेट उसके करीब लेकर आ गया। साहब, आपका फ़ोन है। उसने सेट मेज़ पर रखते हुए रिसीवर सफदर के हाथों में देते हुए कहा। ओह थैंक यू। हेलो, सही स्पीकिंग। सफदर ने वेटर का शुक्रिया अदा करते हुए अटकते हुए लहजे में कहा। जूलिया बोल रही हूँ, तुम कैफ़े में हो इसलिए मैंने ट्रांसमीटर कॉल मुनासिब नहीं समझी। सुनाओ क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई थी। रिपोर्ट क्या, बस बात। बोर हो रहा था कि कार तो एक तरफ, 3 पहियों वाली साइकिल भी टारगेट से बरामद नहीं हुई। इतने में इमरान साहब टहलते हुए नजर आ गए। अब इनसे गप्पे हाँक रहा हूँ। सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इमरान? ओह, इमरान वहाँ मौजूद है, उसे रिसीवर दो। जूलिया ने इमरान का नाम सुनते ही चौंकते हुए कहा। लीजिए साहब, आप बना लीजिए नक्शा। सफदर ने इमरान की तरफ रिसीवर बढ़ाते हुए आहिस्ता से कहा, और इमरान इसकी रात पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हेलो, लाखों साल बाद दरियाफ्त होने वाला नक्शा नवीस बोल रहा हूँ। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ये क्या बकवास है, तमीज़ से बात करो। जूलिया ने झुल्लाए हुए अंदाज में कहा। कराओ बात। कहाँ है मिस तमीज़? इमरान ने जवाब दिया। ओह, तुम संजीदा नहीं हो सकते। सफदर का वक्त ज़ाया ना करो, इंतहाई अहम ड्यूटी पर है। जूलिया ने अब उसे बाकायदा टालते हुए कहा। वो तो मुझे भी मालूम है, सामने वाली कोठी में एक खूबसूरत लड़की रहती है और खूब इशारे चल रहे हैं। हो सकता है वही मिस तमीज़ हो। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। शट अप, मैं बॉस से तुम्हारी शिकायत करूंगी। अब तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। जूलिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा। तुम हद का तोयन ही नहीं करती, इसलिए कभी कभार कदम आगे पीछे
पड़ जाते हैं। बहरहाल इस चूहे से ज़रूर कहना, शायद इस इश्तियाल में आकर वो बाहर आ जाए। यकीन करो कि एक बार बाहर आ जाए फिर उसे मैं अरे सुनो तो सही, इमरान ने अचानक चीखते हुए कहा। जूलिया दूसरी तरफ से रिसीवर रख चुकी थी। कमाल है, औरत ज़ात चाहे कितनी ही बहार क्यों ना हो, चूहे का जिक्र आते ही भुदक जाती है, इमरान ने रिसीवर रखते हुए कहा। और सफदर एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अच्छा अब बताओ चक्कर क्या है, ये किस ड्यूटी की बात हो रही है, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में पूछा। आपको वाकई इल्म नहीं है, सफदर ने शदीद हैरत भरे लहजे में कहा। अब मैं इतना भी अक्लमंद नहीं कि इशारों की बात समझ जाऊं, इमरान ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। ओ वाकई ही हैरत है। बहरहाल मसला ये है कि X2 ने पूरी टीम को वेस्टर्न कॉर्मन के सफारत खाने की निगरानी का हुक्म दिया है। इसमें से जो कार या आदमी निकले उसका ताकुब होना है। जूलिया समेत बाकी सब अफराद इधर उधर अपनी अपनी कारों समेत तैयार हैं। मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई ताकि अंदर जाते और आते लोगों को चेक कर सकूँ, सफदर ने तफसील बताते हुए कहा। फिर कुछ बरामद हुआ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यस, एक आदमी अंदर किया और एक आदमी बाहर आया, सफदर ने जवाब दिया। यानी हिसाब बराबर, वाह खूब हिसाब है, एक अंदर और एक बाहर, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, जैसे बहुत बड़े हिसाब उसको पहली बार में समझ आया हो। चूंकि वो दोनों मकामी हैं इसलिए हमने कोई परवाह नहीं की, सफदर ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। यानी अगर कोई गैर मुल्की मकामी लोगों का मेकअप कर ले तो इसकी परवाह नहीं की जाती। खूब, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। ओह क्या कह रहे हैं आप, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल हमें कार के ताकुब का हुक्म मिला है और कार अभी तक बाहर नहीं निकली, सफदर ने खुफत सटाने के लिए जवाब देते हुए कहा। कोई हेलीकॉप्टर, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में सवाल करते हुए कहा। हेलीकॉप्टर? ओ नहीं, हेलीकॉप्टर भी नहीं निकला, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओके, फिर निकला क्या? एक मकामी आदमी। बस ठीक है, बैठे मक्खियाँ मारते रहो, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, जैसे उसे बड़ी मायूसी का सामना हुआ हो। और फिर सफदर के रोकने के बावजूद वो नीचे उतरकर कैफे से बाहर आ गया। वो तो सिर्फ यही पूछने के लिए सफदर के पास गया था कि कहीं हेलीकॉप्टर उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही ना निकल गया हो। चनाचा वो तेज़ तेज़ कदम उठाता वापस अपनी कार में आ बैठा। उसकी नज़रें अब इमारत पर जमी हुई थी। उसे जैसे यकीन सा था कि सिफारत खाने वाले सरदावर को कार की बजाय हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे। फिर इमरान को ट्रांसमीटर पर कॉल मौसूल हुई। हेलो टाइगर, कॉलिंग ओवर। बटन दबते ही टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान स्पीकिंग ओवर, इमरान ने जवाब दिया। अलबत्ता टाइगर के अचानक कॉल ने उसे हैरान कर दिया था। सर, मैं एक कार का ताकुब कर रहा हूँ, मुझे शक है कि इसमें जो आदमी मौजूद है जिसकी चेकिंग के लिए आपने मुझे नीटू क्लब भेजा था। ओवर, टाइगर ने मौतबाना लहजे में कहा। ओह, शक का क्या मतलब? ओवर, इमरान ने पूछा। जनाब, आपने इसका ताल्लुक वेस्टर्न कॉर्मन से बताया था। इस वक्त जिस कार में वो शख्स मौजूद है उसे वेस्टर्न कॉर्मन का सेकंड सेक्रेटरी जॉर्ज ऑर्नल्ड खुद चला रहा है। मैं उसे ज़ाती तौर पर जानता हूँ। मैं उसे देखते ही चौंक पड़ा था क्योंकि जॉर्ज ऑर्नल्ड इंतहाई मौजू किस्म का आदमी है। वो कभी भी ड्राइवर के बगैर बाहर नहीं निकलता, इसलिए उसे खुद कार चलाते देखकर मैं चौंक पड़ा। फिर कार भी आम सी थी, इस पर सिफारत खाने का निशान भी मौजूद न था। इसके साथ वाली सीट पर एक मकामी आदमी बैठा हुआ है। इसका कदोकामत बिल्कुल वही है जिसकी तलाश में आपने मुझे भेजा था। ताकुब के दौरान एक बार फिर उसने रिस्ट वॉच में वक्त देखने के लिए जैसे ही मैं ऊपर मुंह किया उसके मेकअप का राज खुल गया, क्योंकि कलाई से ऊपर की तरह जिल्द गैर मुल्कियों जैसी थी। चनाचा इस बिना पर मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स मेकअप में है। चनाचा मैंने सोचा कि आपको कॉल करके बता दूं कि ताकुब करूं या नहीं। ओवर, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। और इमरान टाइगर की सहानत पर दिल ही दिल में दाद देने पर मजबूर हो गया। तुमने उन्हें किसी मकाम पर चेक किया था और उनका रुख किस तरफ है? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। वेस्टर्न कॉर्मन के सेकंड सेक्रेटरी का हवाला बता रहा था कि शायद टाइगर ने सही आदमी को ही चेक किया। ब्रिस्टन चौक पर ट्रैफिक लाइट की वजह से कार को तो जब मैंने रोका तो मेरी नज़र भी साथ जाकर रुक गई और मैं उससे चेक किया। वो आलमगीर रोड की तरफ से आ रहा था और मेरा ख्याल है कि वो मुसाफाती कॉलोनी खयाबान की तरफ जा रहे हैं। ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। ओके ठीक है, इनका ताकुब जारी रखो, लेकिन इंतहाई एहतियात से। वहाँ इस मेकअप वाले का हुलिया तफसील से बता दो। ओवर, इमरान ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा और जवाब में टाइगर ने तफसील से हुलिया बता दिया। हेलो सफदर, मैं इमरान बोल रहा हूँ। टाइगर से बात करने के बाद इमरान ने सफदर को कॉल किया।
وہ عمران صاحب آپ، میں نے سمجھا کہ جولیا کی کال ہے، مجھے باتھ روم تک آنے میں دیر ہو گئی، فرمائیے اوور، صفدر کی آواز سنائی تھی۔ تم نے جس مقامی آدمی کو سفارت خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کا حلیہ یاد ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ جی ہاں یاد ہے، بتاؤں؟ اوور، صفدر نے با اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں تفصیل سے بتانا، اوور، عمران نے پوچھا، لیکن جب جواب میں صفدر نے اس کا حلیہ بتایا تو عمران کا بےحد مایوسی ہوئی، کیونکہ اس کا حلیہ تو ایک طرف رہا، اس کا قد و قامت بھی مختلف تھا۔ اچانک اسے ایک اور خیال آیا۔ اوہ ٹھیک ہے، اب وہ مقامی آدمی جو سفارت خانے میں گیا تھا کیا وہ باہر گیا ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ ابھی تک باہر نہیں نکلا، اوور، صفدر نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ بتاؤ، لیکن خوب سوچ کر، غلط نہیں ہونا چاہیے، اوور، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں جو چہرہ ایک بار دیکھ لوں پھر اس سے نہیں بھولتا، اس وجہ سے تو میں نے آپ کو میک اپ کے باوجود پہچان لیا تھا، اوور، صفدر نے ناراض سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او میں نے تو بس ویسے ہی کہہ دیا تھا، تم تو بوڑھے شوہر کی نوجوان بیوی کی طرح روٹ گئے، اوور، عمران نے جواب دیا اور ساتھ ہی وہ بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ عمران کی بات سن کر صفدر بھی بے اختیار ہنس پڑا ہوگا۔ تو بوڑھے شوہر صاحب حلیہ سن لیجئے، صفدر نے کہا، پھر اس نے تفصیل سے حلیہ بتانا شروع کر دیا، اور حلیہ سنتے ہی عمران کی آنکھیں چمک اٹھی، کیونکہ ٹائیگر اور صفدر کے بتائے ہوئے حلیے بالکل ایک جگہ سے تھے۔ گڈ شو، شکریہ، اب آرام سے بیٹھے نگرانی کرتے رہو، اوور اینڈ آل، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ونڈ بٹن دبا کر اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ اب وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جان میکنیسو سفارت خانے میں داخل تو ہوا، لیکن پھر نکلا چھپ کر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے سفارت خانے کی نگرانی کا علم ہو گیا ہوگا، اور اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ سرداور سفارت خانے میں موجود نہیں، ورنہ جان میکنیزو کبھی اس طرح باہر نہ نکلتا۔ اب وہ انتظار میں بیٹھا تھا تاکہ ٹائیگر کی طرف سے اطلاع ملنے پر وہ مزید کارروائی کرے۔ تقریباً 15 منٹ بعد ٹائیگر سے اطلاع ملنے پر اس نے کارروائی کرنے کا سوچا ہی تھا کہ ٹائیگر کی دوبارہ کال آ گئی۔ سر سفارت خانے کا ایک سیکنڈ سیکریٹری اور وہ مشکوک آدمی خیابان کی ایک کوٹھی الحمرا میں موجود ہیں، یہ کوٹھی فضل حسین کی ہے، ٹائیگر نے اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم وہاں نگرانی کرو، میں خود وہاں آ رہا ہوں، اوور، عمران نے کہا، پھر اس نے ٹائیگر سے رابطہ ختم کر کے فریکوینسی تبدیل کر کے بلیک زیرو سے رابطہ قائم کیا۔ یس، X2 اوور، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے X2 کی آواز سنائی تھی۔ عمران بول رہا ہوں، سفارت خانے سے نگرانی ہٹا لو، وہ لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں اور ممبروں کو الرٹ کر دینا، میں کسی بھی وقت انہیں بطور X2 احکامات دے سکتا ہوں، اوور، عمران نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، اوور، بلیک زیرو نے موتمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ دوسرے لمحے اس کی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور اب اس کا رخ خیابان کی طرف تھا۔ مجھے شک ہے کہ ہماری کار کا تعاقب کیا گیا ہے، جان میکنیسو نے جارج آرنلڈ اور فضل حسین سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ دونوں جان میکنیسو کی بات سنتے ہی بری طرح چونک پڑے۔ وہ تینوں اس وقت خیابان کی کوٹھی الحمرا کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ جان میکنیسو اور جارج آرنلڈ ابھی پہنچے تھے۔ جارج آرنلڈ نے چونک کر کہا، میں نے کہا ہے کہ مجھے شک ہے، اگر مجھے یقین ہو جاتا تو میں ذکر کرتا۔ جان میکنیسو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، او سر، پھر تو میں نظروں میں آ جاؤں گا، یہ تو بہت برا ہوا۔ فضل حسین کا رنگ زرد پڑ گیا۔ گھبراؤ نہیں، کیا تمہاری کوٹھی سے باہر نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ ہے؟ جان میکنیسو نے کہا۔ جی ہاں ہے تو صحیح، مگر اس میں کار نہیں چلائی جا سکتی، پیدل آدمی جا سکتا ہے، فضل حسین نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو کہ اپنے کسی آدمی کو کار دے کر کسی ایسے سٹاپ بھجوا دو جہاں سے وہ آسانی سے ہمیں لے لے، میں سرداور کو اٹھا کر اس خفیہ راستے سے نکل جاتا ہوں، اگر اس کی کوٹھی پر چھاپا بھی مارا گیا تو اس سے کچھ برآمد نہیں ہوگا، جان میکنیسو نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، فضل حسین نے بھی چین لہجے میں کہا، پھر اس نے تیزی سے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر کسی کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عابد علی اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک کرخت آواز سنائی تھی۔ عابد علی، میں فضل حسین بول رہا ہوں، بلو برڈ لے کر تم فوراً بلیک پوائنٹ پر پہنچ جاؤ، وہاں سے تم نے 2 افراد کو لینا ہے، کوڈ وائلڈ ٹائیگر ہوگا، تم نے آران کی سرحدی چوکی دیکھی ہوئی ہے، تم ان دونوں افراد کو لے کر وہاں تک جاؤ گے، اور دیکھو یہ انتہائی اہم کام ہے، اس لیے تمہیں نہ صرف پوری طرح مسلح ہونا ہے بلکہ ہوشیار اور محتاط بھی، فضل حسین نے سخت لہجے میں کہا۔ بہتر باس، آپ بے فکر رہیں، عابد علی کے لیے ایسے کام میں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، دوسری طرف سے بڑے با اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم پہنچنے والے ہو اور دیکھو ہر لحاظ سے محتاط رہنا، گڈ بائے، فضل حسین نے ایک بار پھر کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا۔ عابد علی میرا خاص آدمی ہے،
انتہائی زبردست لڑاکا، خطرناک حد تک نشانے باز، بہادر، دلیر اور ذہین ہے، آپ اس پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں۔ فضل حسین نے رسیور رکھ کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سر، داور کہاں ہے؟ کیا وہ ہوش میں آ چکے ہیں؟ جان میکنیزو نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، وہ ہوش میں آ گئے تھے، لیکن میں نے انہیں دوبارہ بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا، کیونکہ ذاتی طور پر وہ مجھ سے واقف ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں ہوش میں رکھا جائے۔ فضل حسین نے جواب دیا، اوکے، اچھا کیا، ان کا بے ہوشی میں رہنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ کہاں ہے وہ؟ چلیے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ جان میکنیزو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آئیے، فضل حسین نے کہا۔ پھر وہ جان میکنیزو اور جارج آرنلڈ کو لے کر مختلف کمروں سے گزر کر ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا، جہاں بیڈ پر سرداور بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے تھے۔ جان میکنیزو نے آگے بڑھ کر پہلے سرداور کی نبض چیک کی اور نبض کو معمول کے مطابق پا کر اس نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد اس نے جھک کر سرداور کو اٹھا کر کاندھے پر لادا۔ اب وہ سرنگ بتا دیجیے، جان میکنیزو نے کہا، اور فضل حسین نے سر ہلاتے ہوئے مڑا۔ پھر ایک اور کمرے میں داخل ہوا، اس نے سوئچ بورڈ پر نصب ایک بٹن دبایا تو کمرے کا فرش شمال کونے سے ہٹتا چلا گیا اور نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں نظر آنے لگی۔ فضل حسین، جارج آرنلڈ اور جان میکنیزو سیڑھیاں اتر کر نیچے ایک دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازہ فولاد کا بنا ہوا تھا اور بند تھا۔ فضل حسین نے سائڈ کی دیوار پر ایک مخصوص جگہ پر اپنا انگوٹھا رکھ کر اسے زور سے دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آگے ایک تنگ سی طویل سرنگ نظر آ رہی تھی۔ اس سرنگ کا اختتام بلیک پوائنٹ پر ہوگا۔ یہ قریبی پہاڑی کا درہ ہے، وہاں بیرونی شہر جانے والی بڑی شاہراہ قریب ہے۔ فضل حسین نے جان میکنیزو سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن یہ سرنگ تو تاریک ہے۔ جان میکنیزو نے سرنگ میں چھائے ہوئے گہرے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ٹارچ لے آیا ہوں، فضل حسین نے کہا۔ پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ٹارچ نکال کر جان میکنیزو کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اس سرنگ کے اختتام پر کیا ہے؟ جان میکنیزو نے پوچھا۔ اس کے اختتام پر بھی ایک بڑی چٹان ہے، آپ اس چٹان کی جڑ پر جب 3 بار پیر کو ٹھوک کر ماریں گے، ایک بار زور سے، دوسری بار ہلکی اور تیسری بار پھر زور سے، تو یہ چٹان کھل جائے گی اور آپ پہاڑی درہ میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں عابد علی کا لیے موجود ہوگا، کوڈ آپ کو معلوم ہے، فضل حسین نے کہا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر سیکرٹ سروس یا حکومت کی کوئی ایجنسی آپ سے پوچھ گچھ کرے تو آپ نے کم از کم 4-5 گھنٹوں تک اپنے آپ کو کوئی بات بتانے سے روکنا ہے، تاکہ میں آرام کی سرحد میں داخل ہو سکوں۔ جان میکنیزو نے سخت لہجے میں فضل حسین سے مخاطب ہو کر کہا، آپ بے فکر رہیں جناب، اس ملک میں میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں، مجھ پر کوئی انگلی اٹھانے کی بھی جرت نہیں کر سکتا۔ میں تو صرف اس لیے گھبرا رہا تھا کہ آپ برآمد نہ ہو جائیں، اس صورت میں میری حیثیت کمزور ہو جاتی۔ اب آپ کے جانے کے بعد میں شیر ہوں۔ ویسے بلو برڈ آپ کو صلاح تک صرف 3 گھنٹوں میں لے جائے گی۔ عابد علی ماہر ڈرائیور ہے، فضل حسین نے با اعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، گڈ بائے، جان میکنیزو نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے سرنگ میں قدم رکھ دیے۔ ٹارچ کی تیز روشنی سرنگ میں بھر گئی تھی۔ فضل حسین اور جارج آرنلڈ اسے جاتے دیکھتے رہے۔ فضل حسین نے دروازہ بند کیا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے واپس کمرے میں آ گیا۔ فضل حسین نے بٹن دبا کر فرش برابر کیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے، جارج آرنلڈ نے کہا۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، آپ میرے پاس آئے ہیں، کچھ پی پلا کر جائیں، فضل حسین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے جلدی ہے، اب مجھے اجازت ہی دیجیے، میں نے سفیر صاحب کو اطلاع دینی ہے کہ کار سرداور کو لے کر روانہ ہو چکی ہے، جارج آرنلڈ نے جواب دیا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، آئیے پھر میں آپ کو کار تک چھوڑاؤں، فضل حسین نے کہا۔ لیکن جیسے ہی وہ پورچ میں جانے کے لیے برآمدے میں پہنچے، ایک بارودی ملازم نے آگے بڑھ کر بڑے موتمانہ انداز میں ایک کارڈ فضل حسین کی طرف بڑھایا۔ یہ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ڈائننگ روم میں موجود ہیں، ملازم نے موتبانہ لہجے میں کہا۔ مجھ سے؟ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں بغیر پیشگی وقت دینے سے کسی سے نہیں ملتا، پھر تم نے اسے ڈرائنگ روم تک آنے کی اجازت کیسے دی؟ فضل حسین نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں صاحب، گیٹ والوں نے بھیج دیا ہے، ملازم نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈم ڈم ڈو مار آف تھاپ نگر، یہ کیا بات ہوئی؟ فضل حسین نے ملازم کی بات سنے بغیر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں کارڈ پر جمی ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جارج آرنلڈ نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ عجیب نام ہے، ریاست کا نام بھی پہلی بار سنا ہے، دیکھیں، فضل حسین نے کارڈ جارج آرنلڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور جارج آرنلڈ بھی کارڈ پڑھ کر حیرت زدہ نظر آنے لگا۔ عجیب غریب نام ہے، اب تو میں بھی ملوں گا اس آدمی سے، جارج آرنلڈ نے کہا۔ ہاں ملنا چاہیے، دیکھیں تو صحیح یہ ڈم ڈم ڈو مارو کیا چیز ہے،
फजल हुसैन ने कहा। फिर वो दोनों तेजी से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते चले गए। ड्राइंग रूम का पर्दा हटाकर सबसे पहले फजल हुसैन और उसके बाद जॉर्ज ऑर्नल्ड अंदर दाखिल हुए तो सामने सोफे पर एक अहमक सा नौजवान अकनू बैठा हुआ था और हर चीज़ को देख रहा था। इसका अंदाज ऐसे था जिससे ज़िंदगी में पहली बार ये साजो सामान देख रहा हो। फजल हुसैन और जॉर्ज ऑर्नल्ड को देखते ही वो बुरी तरह उछला और फिर उठकर खड़े होने की कोशिश में कालीन पर धड़म से गिर गया। माफ़ी चाहता हूँ, नौजवान ने बड़े आजिज़ाना अंदाज में हकलाते हुए कहा। फिर उठकर कपड़े झाड़ते हुए मसरूफ़ हो गया जैसे वो कमरे में अकेला हो। कौन हो तुम? फजल हुसैन ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। कौन, मैं या तुम? नौजवान ने चौंक कर फजल हुसैन की तरफ देखते हुए कहा। मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? फजल हुसैन ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मेरा नाम डमडम डोमारो है और मेरा ताल्लुक रियासत थापनगर से है। मैंने एक आदमी से मिलना है जो इन साहब के साथ अभी कार में आए हैं। मैंने उनकी रकम देनी है। इस नौजवान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। मेरे साथ? क्या बकवास है, मेरे साथ तो कोई यहाँ नहीं आया। क्या तुम पागल हो? जॉर्ज ऑर्नल्ड ने चौंकते हुए कहा। फजल हुसैन भी चौंक पड़ा था। अरे कमाल है, लोग इनको ढूंढते हैं जिनसे कर्जा लिया होता है और वो छुप जाते हैं। यहाँ मैं रकम देने आया हूँ और आप उसे छुपा रहे हैं। आप मुझसे ले लें और इन साहब को दे देना, मुझे आप पर एतमाद है। नौजवान ने हैरत भरे अंदाज में सर झटकते हुए कहा। चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट, फजल हुसैन ने गुस्से से चीखते हुए कहा। रकम तो ले लो, फिर अंग्रेज़ी बोलते रहना, नौजवान ने कहा। दूसरे लम्हे इसका हाथ जेब से बाहर आया तो फजल हुसैन और जॉर्ज ऑर्नल्ड दोनों लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गए। नौजवान के हाथ में खौफनाक रिवॉल्वर नजर आ रहा था। जाहिर है इसका रुख इन दोनों की तरफ ही हो सकता था। अब बोलो, कहाँ है वो जॉन मैकेनिसो और मिस्टर जॉर्ज ऑर्नल्ड? मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मेरा नाम डमडम डोमारो है। नौजवान का लहजा यकलख्त इंतहाई सख्त हो गया। इसके चेहरे पर छाई हुई हमाकत यकलख्त यूं गायब हो गई थी जैसे पहले कभी रही ही ना हो। जॉन मैकेनिसो, क्या मतलब? फजल हुसैन ने खौफजदा लहजे में कहा। जॉर्ज ऑर्नल्ड के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। तो तुम जॉन मैकेनिसो को नहीं जानते, फिर तुम सरदावर को भी नहीं जानते। मैं तुम्हें आखिरी मोहलत दे रहा हूँ, अपनी हड्डियाँ तोड़वाने से बात आ जाओ, वरना जब मैं मुक्का मारता हूँ तो डम की आवाज़ आती है और जब मैंने हाथ चलाने शुरू किए तो मेरी आवाज़ बजाए तुम डम डम डोमार बन जाओगे। नौजवान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। Like, comment, share, press the bell icon.